हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल काल चक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तुगलक वंश और तुगलक वंश के अंतर्गत महमूद बिन तुगलक। महमूद बिन तुगलक को हमने पढ़ते हुए एक वीडियो जारी किया है। उसमें हमने महमूद बिन तुगलक की बर्नी द्वारा उल्लेखित 5 योजनाओं या नवाचारों के बारे में पढ़ा था और आज हम मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन के दूसरे जो पहलू हैं उनके संबंध में पढ़ेंगे। तो मोहम्मद बिन जो तुगलक था उसका अपने अमीर वर्ग उलेमा वर्ग के साथ में कैसा संबंध था और उसकी विजय और हार के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ में उसकी मृत्यु कैसे होती है और उसके वक्त जो विद्रोह हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे और जो राज्य स्वतंत्र हुए उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं उलेमा वर्ग से संबंध। महमूद बिन तुगलक के उलेमा वर्ग से कैसे संबंध थे? तुगलक के उलेमा वर्ग से संबंध को पढ़ने से पहले हम उलेमा वर्ग से क्या तात्पर्य है उसकी तरफ एक बार दृष्टिपात करते हैं। उलेमा वर्ग से तात्पर्य है, ये उलेमा वर्ग वो वर्ग होता था जो इस्लाम के धर्माचार्यों की श्रेणी में आते थे, अर्थात इस्लाम के धर्माचार्य। और इसी वर्ग पर यह भार होता था कि वो इस्लामी कानूनों अर्थात शरीयत, कुरान, हदीस आदि की व्याख्या करे। तो यह एक तरीके से इस्लामी कानूनों के मान्य व्याख्याकार होते थे। उलेमा वर्ग से तात्पर्य है इस्लामी धार्मिक वर्ग जो इस्लामी कानूनों के मान्य व्याख्याकार होते थे, अर्थात उनके द्वारा जो व्याख्या की जाती थी उसी को मान्य माना जाता था। इस कारण उलेमाओं के 2 कार्य हैं वो मोटे तौर पर हुआ करते थे। एक उलेमा का कार्य यह था, उलेमा वर्ग का कार्य, कि वो सुल्तान को जो धार्मिक मामले होते थे उनमें नीतिगत सलाह प्रदान करते थे और धार्मिक व्याख्याकार होने के कारण, इस्लामी कानूनों के जानकार होने के कारण न्यायिक पदों पर इन्हीं उलेमा वर्गों का एक तरीके से अधिकार या कब्जा हुआ करता था। तो ये जो उलेमा वर्ग थे उनका मुस्लिम जो आम जनता थी उन पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव होता था। अतः यह वर्ग यह मानता था कि सुल्तान जो है वो उनके सामने या उनके साथ में एक अच्छे व्यवहार जो होता है वो उसको करना चाहिए और उसकी वे सुल्तान से आशा रखते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो सुल्तान था महमूद बिन तुगलक, उसका यह मानना था कि उलेमा वर्ग ने अपने स्वार्थवश इस्लामी कानूनों की जानबूझकर गलत व्याख्या की है और वो गलत व्याख्या करने के पीछे उनकी अपनी निजी स्वार्थ सिद्धि रही है। अतः महमूद बिन तुगलक है वो उलेमा वर्ग को ज्यादा भाव नहीं देता था। यही कारण था कि उलेमा वर्ग महमूद बिन तुगलक से उखड़ा उखड़ा रहता है। लेकिन जब सुल्तान की एक के बाद एक योजनाएं विफल होने लगी तो उसकी स्थिति कमजोर होने लगी और इसी कमजोर स्थिति का फायदा उलेमा और अमीर वर्ग ने उठाया। उन्होंने सामान्य लोगों को भी भड़काना शुरू कर दिया और जो दरबारी कर्मचारी वगैरह थे उनको भी भड़काना शुरू कर दिया। सुल्तान के काल में एक के बाद एक विद्रोह होने लगे। तो इसी स्थिति को देखते हुए सुल्तान ने एक कदम उठाया कि उसने मिस्र के अब्बासी खलीफा, मिस्र के जो अब्बासी खलीफा थे उनसे मान्यता पत्र प्राप्त किया और साथ में ही खुतबा में उनका नाम लिखवाया।
यह एक तरीके से सुल्तान द्वारा लिया गया राजनीतिक कदम था अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए। तो उलेमा वर्ग से इस प्रकार के संबंध थे। अब आती है बात अमीर वर्ग से संबंध। तो अमीर वर्ग से तात्पर्य क्या है, पहले तो वो देखते हैं। अमीर वर्ग से तात्पर्य है, अमीर वर्ग वह वर्ग होता है जो सल्तनत के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होता है। सल्तनत के और दरबार के जो महत्वपूर्ण पद हैं, चाहे बड़े बड़े अधिकारी के रूप में हो, चाहे मंत्री के रूप में हो, या चाहे अख्तेदार के रूप में हो, इन बड़े पदों पर जो व्यक्ति आसीन होता था वो अमीर कहा जाता था। और यह अमीर वर्ग है वो एक तरीके से रक्त संबंधों पर आश्रित होते थे। अर्थात अमीर वर्ग में ज्यादातर, या यूं कहें कि लगभग वे ही लोग होते थे जो तुर्की से आए हुए होते थे और मुसलमान होते थे, और साथ में ही जो ऊंचे घरानों से या उच्च रक्त से माने जाते थे, उन्हीं लोगों को अमीर वर्ग में स्थान प्राप्त होता था। तो जो अमीर वर्ग होता था वो भी सुल्तान के लिए बार बार कठिनाइयां विद्रोह करके प्रस्तुत करता था। तुगलक के साथ में ही ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा पहले भी सुल्तानों के साथ में हुआ था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त सबसे ज्यादा विद्रोह हुए। तो ये सुल्तान वर्ग है वो अक्सर विद्रोहियों का साथ भी दे देता था। जब विद्रोह की बात करें तो महमूद बिन तुगलक के काल में 34 विद्रोह होते हैं, 34 विद्रोह। उनमें 27 तो सिर्फ दक्षिण भारत में होते हैं। जो दक्षिण भारत है उसकी हम बात करें तो हम देखते हैं कि सुदूर दक्षिण को अगर छोड़ दें तो पूरा का पूरा हिस्सा मोहम्मद बिन तुगलक की सल्तनत में आता था। इतने दूरस्थ प्रांतों को अपने अधीन रखना और वहां सुचारू रूप से शासन का संचालन करना बहुत ही दुष्कर कार्य माना जाता था। यह दुष्कर कार्य ऐसे सुल्तानों के लिए भी माना जाता था जो अत्यंत ही प्रतिभाशाली होते थे। हालांकि महमूद तुगलक जो है वो भी प्रतिभाशाली था, लेकिन उसमें अपने निजी व्यक्तित्व में कुछ ऐसी बातें थी कि उसको ज्यादा योग्य नहीं मान सकते। महमूद बिन तुगलक के काल में ही बहुत सारे हिस्से हैं उसकी सल्तनत के आजाद हो जाते हैं। उसके जो विद्रोह हुए थे उसमें बहराम किशलू का विद्रोह है, दक्षिण में गुरसस्प का विद्रोह है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब बात आती है राणा हमीर की। इतिहास में दबा एक ऐसा पन्ना जिसके बारे में कोई वामपंथी इतिहासकार जुबान नहीं खोलता है। इस घटना के बारे में इतिहासकार मेहंदी हसन ने जिक्र किया है कि चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने जीत दर्ज कर ली थी और उसके बाद में चित्तौड़ में एक अराजकता का माहौल था। बीच में मुबारक शाह खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक के काल में चित्तौड़ में स्वतंत्रता के स्वर हैं वो गूंजने लग गए। उसी वक्त चित्तौड़ में एक ऐसे व्यक्तित्व का प्रादुर्भाव हुआ जो अप्रतिम शौर्य का धनी था। महमूद बिन तुगलक ने एक गलती अब की बार यह कर दी कि उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इस बार चित्तौड़ पर राणा हमीर का शासन था। राणा हमीर की सेनाओं से जब सुल्तान की सेना टकराई तो सुल्तान की सेना के चक्के
उड़ गए। राणा हमीर ने न केवल सुल्तान को पराजित किया वरन सुल्तान को बंदी भी बना दिया, और कहा जाता है कि 4 लाख चांदी के टंके देकर गिड़गिड़ाने के बाद में सुल्तान को राणा हमीर से आजादी मिली, और उसके बाद में सुल्तान ने कभी भी राजपुताना की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। यह राणा हमीर की एक ऐसी विजय थी जो दरबारी इतिहासकारों ने गुम कर दी, अर्थात उसके बारे में कहीं भी कोई जिक्र नहीं आता है। मेहंदी हसन ने इसके बारे में जिक्र जरूर किया है, लेकिन सुल्तान के किसी इतिहासकार ने सुल्तान की इस हार के बारे में नहीं लिखा है, क्योंकि यह उनकी मजबूरी थी कि वो सिर्फ सुल्तान के गुणगान करने के लिए ही रखे हुए होते थे। अब बात आती है 4 ऐसे बड़े राज्य जो सल्तनत के अधीन हुआ करते थे और महमूद बिन तुगलक के काल में ही वो अलग हो गए और उनकी जगह बड़े बड़े साम्राज्यों का बाद में निर्माण हुआ। तो हम बात करते हैं महाराष्ट्र, दौलताबाद और उसके आसपास का जो इलाका है, वहां पर सल्तनत से मुक्त होकर एक नया राज्य उभर कर आया, वो था बहमनी सल्तनत। यह भी तुगलक से स्वतंत्र हो गए और यहां पर इस इलाके में बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई। फिर जो एक और दूसरा राज्य था वो था उसी के पास में लगता हुआ, जिसको विजयनगर साम्राज्य कहते हैं। यह भी सल्तनत काल में महमूद बिन तुगलक के काल में ही स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर कर आया। हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की। एक सुदूर पूर्व में बंगाल जो राज्य है, वहां भी हाजी इलियास ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और शमसुद्दीन नाम से उसने अपने राज्य की स्थापना की। और जो दक्षिण भारत में मदुरा है वो भी स्वतंत्र हो गया। इस तरीके से बहमनी, विजयनगर, मदुरा और बंगाल है वो महमूद बिन तुगलक के जीवन काल में ही उसकी सल्तनत से अलग हो गए और वहां राज्य स्थापित हो गया। फिर सुल्तान की मृत्यु पर आते हैं। 1351 में सिंध में थट्टा में विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को सुल्तान दबाने गया और उसी कालक्रम में सुल्तान की उसी घटनाक्रम में मृत्यु हो जाती है। तो 1351 में सुल्तान की सिंध में मृत्यु हो जाती है। सुल्तान के अद्भुत और विचित्र व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत कुछ लिखा है। एल्फिंस्टन ने कहा है कि सुल्तान में पागलपन के कुछ अवशेष थे। कुछ एक इतिहासकारों ने